नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस री एग्जाम अगस्त में होने वाली है और इसका फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट कह लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कह लीजिए, वो मैं 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि किसी और चैनल पर नहीं है। कहीं 25-50 क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज आपको ले रहा हूँ। ये हमारा दूसरा सेट है। पहला सेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो ये है हमारा पहला टेस्ट सीरीज। और यदि आपने नहीं देखा तो इस पहले टेस्ट सीरीज को आप जरूर देखें। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा, बिहार पुलिस री एग्जाम टेस्ट सीरीज, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे और क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर अपने आंसर्स को टिक कीजिए। फिर पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर वीडियो पॉज कीजिए और फिर आंसर्स को जब मैं टिक करूंगा तो आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर लगाइए और फिर मेरे आंसर से मैच कराइए और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है और आपने कहाँ तक बेहतर पढ़ाई की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। हमसे ये पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो आपको पता है भारत में आज़ादी के समय, भारत आज़ाद होने से पहले जो भारत को चलाने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया था कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट मिशन आया। तो उस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे पूछ रहा है, तो वो कौन शामिल नहीं थे। तो क्या ये नहीं थे? ए क्लेमेंट एटली, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टुअर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री से ये सवाल है। लॉरेंस साहब थे, सर क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। ये तीनों शामिल थे। तो ये तीनों क्या थे? शामिल थे। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है कि नहीं थे। तो नहीं थे की अगर बात करी है तो क्लेमेंट एटली नहीं थे, ये भाई साहब नहीं थे। तो सवाल भी पूछ रहा है नहीं थे, तो जवाब भी हम देंगे नहीं थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। देखिए, अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था। तो आंसर है ए 1512, बी 1215 और सी 1815 और डी 1812। तो इसका सही जवाब है, उम्मीद करते हैं आप लगा लिए होंगे, तो मिला लीजिए बी 1215। अब आप कहेंगे कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो देखिए, किसी पहले क्या होता था, किसी भी राजा या शासनकर्ता या सत्ताधीश के द्वारा जब किसी ऐसी घोषणा को जारी किया जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा अधिकार हो या काफ़ी पावर हो या उस सूचना द्वारा आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, तो उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। जैसे अंग्रेजों को बंगाल में फ्री व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह ने जारी किया था, तो वो भी एक मैग्ना कार्टा था। तो मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र, जो 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। तो सहकारी क्या होता है? कोऑपरेटिव सिस्टम। तो हमारा जो संविधान है वो बात करता है कोऑपरेटिव सिस्टम की। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को जोड़ा गया कब? तो ए 86वां, बी 44वां और सी 97वां और डी 25वां। तो ये जो सहकारी सिस्टम है उसे जोड़ा गया सी 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। तो याद रखिएगा, सहकारी कोऑपरेटिव सिस्टम को जोड़ा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। तो ये पॉलिटिक्स से सवाल है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। बिल्कुल है, अनुच्छेद 60, 72, 111, अनुच्छेद 143। तो इसका सही जवाब है डी, अनुच्छेद 143। क्लियर है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की चर्चा करता है, राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा करता है। अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, क्षमादान। और अनुच्छेद 111 क्या है? तो संसद द्वारा पास किसी भी विधेयक पर यानी कि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पास किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति
तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 111, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 143 डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? देखिए, कावेरी नदी है और इसका जल विवाद का प्रॉब्लम्स आता है। तो कावेरी जल विवाद जो था कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी, ये चारों राज्यों में, तो खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद था। तो इसके लिए एक अधिकरण, ट्राइब्यूनल बनाया गया, जिसकी स्थापना कब की गई वो पूछा जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1990 में करी गई, 1990 में, ठीक है। चूंकि जो नदी है वो राज्य सूची का हिस्सा है, तो राज्य सूची का हिस्सा होने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जब नदियां जाती है तो उसको पानी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई राज्य डैम बना लिया और डैम बना के पानी को रोक दिया तो दूसरे राज्य को दिक्कत होने लगती है। तो ये काफ़ी एक विवाद का विषय रहा। बहरहाल हमसे पूछा है कि अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1990। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो कह रहा कि आपात उपबंध यानी आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए? ये हमसे ये पूछा जा रहा कि कहाँ से लिए गए। तो कहाँ से लिए गए हैं? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके। जर्मन के वाइमर संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में जर्मन के वाइमर संविधान से आपातकाल की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये लिया गया है, जबकि 360 अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात। और कनाडा का जो संविधान है उससे हमने संघीय व्यवस्था का काम किया है, राज्यपाल का पद लिया है, संघ काफ़ी मजबूत हो इसकी पूरी व्यवस्था कनाडा से है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो हो गया। अब चलते हैं 7। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? तो काफी अच्छा सवाल है ये कि जो वर्तमान में महिलाओं जो है पंचायती राज यानी कि जो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड पंच, इन सब का जो चुनाव होता है, जो पंचायती राज, जिला परिषद, इन सब के चुनाव में 50% आरक्षण तो बिहार में दिया ही दिया है। लेकिन और कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है कि यानी कि एमपी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार तो दिया ही दिया है। सबसे पहला राज्य जो बिहार दिया है, अब वर्तमान में ये सारे राज्यों ने दिया है। तो अच्छा सवाल है कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो काफी अच्छा सवाल है कि जो नोटा का जो प्रावधान है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो नोटा क्यों लागू हुआ? देखिए नोटा क्या है? नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव। एन फॉर नन, ओ फॉर ऑफ, टी फॉर द एबव। नन ऑफ द एबव का मतलब है कि जो उम्मीदवार का लिस्ट है ईवीएम में, उन उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है। तो सबसे नीचे एक घैला है, एक लोटा है, आप उसे दबा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि नन ऑफ द एबव, एबव मतलब उपरोक्त में से कोई भी हमें सही उम्मीदवार नहीं लग रहा है। क्योंकि हुआ ये कि कई बार कैंडिडेट बहुत सारे खड़े होते हैं, लोग किसी भी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं या उनकी इच्छा अनुसार वो कैंडिडेट नहीं है, तो उसके लिए एक विकल्प दिया गया नोटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो सही जवाब है 2013 में दिया था। क्लियर है? तो चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया? 2013 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया दल बदल कानून। कौन सा कानून? दल बदल कानून। यानी कि अब इस कानून से क्या फायदा हुआ कि कोई भी जीते हुए निर्वाचित सांसद या विधायक जिस पार्टी से जीते हैं उस पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते।
ठीक है, यानी कि दल को नहीं बदल सकते। तो ये दल बदल कानून था, पहले होता था कि जीतने के बाद दल बदल लेते थे और सरकार अस्थिर हो जाती थी। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया, जिसे हमारी संसद ने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा। फिर इसमें अपडेट हुआ तो 91वां संविधान संशोधन आया। तो उसे आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी का हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, वहां जाकर के आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो अंतर्गत राज्य की सीमाओं तो आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ा नॉर्मल सा है, अनुच्छेद 3, 79, 2, 80। तो संघ और राज्य, संघ की चर्चा जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच है। 1 में लिखा है भारत, इंडिया इज द भारत, राज्यों का संघ है। 2 में लिखा है नए राज्य की स्थापना और 3 में नए राज्य का प्रवेश, और 3 में लिखा है नए राज्य का स्थापना, सीमा या नाम में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हिंदी का सवाल आ रहा है, तो हिंदी में हम सीधे सीधे आंसर पर आपको लेके चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द यानी गरीब जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? तो गरीब जो रेखांकित शब्द है वो है एक संज्ञा है। क्लियर? अब आप उसको देखिएगा, थोड़ा ग्रामर का रूल्स आप देख लीजिए जरूर, 4-5 सवाल हिंदी से आते हैं। नियति का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक ही शब्द के कई नाम, जैसे आपके घर में नाम होते हैं गोलू, मोलू, मोटू, पतलू। तो नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोग कहते हैं ना नियति में लिखा था, भाग्य में नहीं लिखा था। तो नियति, भाग्य, ये दोनों समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोह का विलोम शब्द पूछ रहा है। आरोह का विलोम शब्द, आरोह का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आरोह का विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। तो आरोह का विलोम शब्द हो जाता है अवरोह, अवरोह। आरोह का विलोम शब्द क्या हो गया? अवरोह। क्लियर है? आगे चलते हैं। आरोह का मतलब होता है सवार होना, अवरोह का मतलब होता है उतर जाना। क्लियर? चौथा, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पुष्कर, तालाब, कमल, माधव, विष्णु, मतलब अनेकार्थी शब्द का बात करा तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। भाव, संदेह, रहस्य, ये सब अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर सवाल जो है वो है निस्पृह का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि निस्पृह का अर्थ है, क्या अर्थ है निस्पृह का? चलिए देखते हैं। तो निस्पृह का अर्थ है जो इच्छा रहित हो, जो क्या हो? इच्छा रहित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और जो मृत्यु रहित हो उसे क्या कहेंगे? आप अमर कहेंगे। जो मृत्यु जिसको ना लगे, जो स्पर्श रहित हो उसको आप क्या कहेंगे? अस्पृश्य कहेंगे, अछूत। क्लियर है? जो आंखों से रहित हो उसे आप क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। जो आंखों से रहित हो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना। सामने जो नहीं है वो अप्रत्यक्ष हो गया, जो सामने है वो प्रत्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। 16, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित। क्या हो जाइए? अपठित। नहीं कहता बिना पढ़ा हुआ, अपठित। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप चेक करिए, श्रृंखला है। 18 नंबर क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन पढ़ने में। चलिए, हिंदी का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आगे 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है 2 थीटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यानी कि कोई चीज है, आप जितना एंगल से घुमाएंगे, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, नहीं जो किरण आ रही है वो अगर नियत है और दर्पण को आप थीटा से, मतलब किसी भी थीटा से, यदि 40 डिग्री से घुमाएंगे तो वो 2 थीटा होगा, 80 डिग्री घूम जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पे लगे 2 तंतु पर परत होता है। तो ट्यूबलाइट में किसका परत होता है? तो ये तो है सीधा बेरियम ऑक्साइड का। किसका? बेरियम ऑक्साइड का। याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच की कोण लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है और चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, उसके बीच के कोण का जो डिस्टेंस है अक्ष के बीच का लगभग कितना है? तो वो है भाई साहब आपके 15 डिग्री। क्लियर? सॉरी 17 डिग्री है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 17 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो धातु के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। धातु आघातवर्त होते हैं, ये सही बात है। प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते, ये भी सही बात है। विद्युत का सुचालक होते, ये भी सही बात है। लेकिन आपसे पूछा सही नहीं है, आपसे पूछा है कि सत्य नहीं क्या है, नेगेटिव पूछा जा रहा। तो नेगेटिव हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू संवेग स्क्वायर बटे 2m। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव होता है, बिल्कुल फिजिक्स का ही सवाल है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? आवृत्ति की बदली हुई घटना, तरंगदैर्घ्य की बदली हुई घटना, आवर्तकाल की बदली हुई घटना, आयाम की बदली। देखिए डॉपलर प्रभाव क्या है कि जैसे यहाँ से श्रोता है, यहाँ से कोई लड़का सीटी बजा रहा और यहाँ आप हैं, ठीक है, तो आपको ये यहाँ से ये हो गया स्रोत और यहाँ आपको सुनाई देगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वो सीटी की आवाज़ क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ट्रेन आपके पास आती है तो सीटी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। इसकी मतलब कि वो आवृत्ति की बदली हुई घटना है, क्योंकि एनर्जी, आवृत्ति क्या होता है? एक तरह का एनर्जी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी की प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? देखिए धातु का प्याला की अपेक्षा चीनी मिट्टी का प्याला पूछ रहा है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो धातु होती है, धातु उष्मा और विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। उष्मा एंड विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। क्लियर? तो धातु विद्युत का सुचालक होती है, सही बात। धातु उष्मा का सुचालक होती है। चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक है। चीनी मिट्टी उष्मा का क्या है? कुचालक है। तो ये सही जवाब है हमारा सी। लेकिन सवाल करा धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्योंकि चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक है। ठीक है, अब आसान इसलिए भी है क्योंकि धातु उष्मा का सुचालक होता है, यानी उष्मा की बात कर रही है। तो धातु यदि उष्मा का सुचालक है, इसीलिए तो चीनी मिट्टी के प्याले में पीना आसान है। ठीक है, तो ये तो विद्युत की बात यहाँ हो ही नहीं रही है, क्योंकि चाय का प्याला, चाय जो है वो गर्म होता है, तो ये कट जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब आप लगाएंगे। सी तो है ही, लेकिन चूंकि क्वेश्चन थोड़ा फंसा दिया है, इसलिए हमारा आंसर फाइनली डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन उष्मा को देकर के फंसाया है। इसलिए बी और सी दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस दोनों के कारण ही ऐसा हो रहा है। धातु उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए धातु गर्म हो जाता है, और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक है, इसलिए ठंडा हो जाता है। इसलिए अपेक्षा, यानी कि क्वेश्चन फंसा दिया एग्जामिनर कि अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में पीना आसान होता है। ये नहीं रहता सीधे पूछता कि धातु के प्याले से, सीधे पूछता कि चाय जो है वो चाय किस में पीना आसान है, तो सीधा चीनी मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धातु के प्याले लिख करके उसकी अपेक्षा अकॉर्डिंगली पूछ रहा है, इसलिए हमारा सवाल का जवाब बी और सी दोनों होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे। 26 यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यानी जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करें तो कार जो है उसमें 2000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो ओडोमीटर कितना है? 2000 किलोमीटर, और यात्रा समाप्त हुई तो कितना हो गया? 2400 किलोमीटर, यानी कुल 400 किलोमीटर आपने चला है, और यात्रा का समय कितना लगा? 8 घंटा, है ना। तो कह रहा औसत चाल, तो दूरी बटे समय आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर दूरी बटा समय करेंगे, यानी कि 400 बटे 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि 8 बचे 40, कट जाएगा ये। तो औसत चाल या चाल क्या पूछ रहा है? तो दूरी बटे समय, तो 400 किलोमीटर दूरी हुआ, 8 घंटा समय लगा, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 1792 ईस्वी में
रैयतवारी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई? तो 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले बराहमहल में लागू हुआ। वो रैयतवारी व्यवस्था क्या थी? तो आपको पता है अंग्रेजों ने कई व्यवस्थाएं लगाए किसानों पर, जैसे एक अस्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में जो बंगाल में लगा था। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था, है ना, पढ़ा होगा आपने। महालवारी व्यवस्था, उसी में एक था रैयतवारी व्यवस्था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त तो सेलेक्ट, जमींदारी व्यवस्था क्या होता था कि अंग्रेज, बीच में एक जमींदार फिर किसान, तो अंग्रेज ने जमींदारों को फिक्स कर दिया। अब जमींदार किसान से जबरदस्ती बहुत सारा टैक्स लगान वसूल करते थे, तो अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यहाँ पे हमारी कमाई कम हो रही है, तो उसने लाया रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में क्या किया? किसान ही मालिक हो गया, यानी किसान से डायरेक्ट संपर्क कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट किसान से ही लगान लेना शुरू किया। इस व्यवस्था को कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था, जो 1792 में पहली बार बराहमहल में लागू हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्चुअली ये बराहमहल जो छोटा सा एक गांव का नाम है जहाँ से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, ये महाराष्ट्र आप जानते हैं, मद्रास में ये शहर है बराहमल, यहाँ से चालू हुआ। तो मद्रास यानी कि चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल लेते हैं अब। ये हो गया रैयतवारी। अब भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो 1987 में किया गया था। ट्राइफेड क्या है? अब आप कहेंगे ट्राइफेड क्या है? तो जनजातियों लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा देने के, तो जनजाति वगैरह जो थे उनके व्यापारी व्यवस्था संबंधी जो निजी व्यक्ति होते थे उनको काफ़ी कंट्रोल करते थे, उनकी व्यवस्था को उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके सिस्टम को संभालने के लिए ये ट्राइफेड यानी ट्राइबल लोगों के लिए स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? किस पुस्तक में? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में, जो कि इकोनॉमिक्स के पिताजी कहे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द एडम स्मिथ, और उनकी एक किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई, और उसी किताब में उन्होंने धन का विज्ञान कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, तो प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी 1855 रिसरा में। 1855 रिसरा, ये पश्चिम बंगाल में जूट काफ़ी पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, तो 1885 में स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हमारा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए तो अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ इंटेक की स्थापना किसने करी? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्लियर है? किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कब किया होगा? 3 जून 1947 को करी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। क्लियर है? 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस है भाई साहब, विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस, और ये जो सप्ताह है मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है ये 10 जुलाई को, और ये जो सप्ताह पूरा इसमें मनाया जाता है अंडा दिवस। ये पूरा अंडा सप्ताह दिवस कह सकते हैं। अंडा खाते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे तो खाते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में, अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितने निर्धारित किया गया था? 256 किलोबाइट्स पर सेकेंड। किलोबाइट्स केबी, किलोबाइट्स होता है एमबी, अब होता है जीबी। तो किलोबाइट जो है सबसे छोटा, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्ति के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभ आरंभ किया गया? तो ये था 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तारककाय की खोज किसने करी थी? तारककाय समझते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम अंग्रेजी में कहते हैं,
इसकी खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज किसने करी? तो तारक काय की खोज की थी बोबेरी साहब ने। सेंट्रोसोम, ये जो कोशिका होती है उस कोशिका में होती है हमारी सेंट्रोसोम, जो सेल को डिवीजन करती है, यानी कि कोशिका से कोशिका बनाती है, कॉपी करती है। जैसे आपका कहीं कट जाता है तो 10 कोशिका मर गया, या कोई एक बांस मारा आपके हाथ पे तो 10 कोशिका मर गई यहाँ पे, तो उन 10 कोशिकाओं को भरने के लिए आसपास की कोशिकाओं से कॉपी करने का काम हमारा सेंट्रोसोम ही करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो जल का विखंडन कैसे होता है? एक्चुअली ये प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से आधे सवाल को उठा लिया गया है। तो H2O 2H हाफ O2 प्लस 2E, ये एक समीकरण है जो प्रकाश संश्लेषण में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो ध्यान से आप अपने आंसर को लगाते रहिए। एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV के द्वारा होता है? तो एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV के द्वारा होता है? HIV वायरस तो है, लेकिन वो विषाणु के बारे में पूछ रहा है कि वो पर्टिकुलर कौन सा विषाणु है। तो है रिट्रोवायरस। हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा राज्य में एड्स फैलने की कई घटनाएं सामने आई है स्कूली छात्रों का। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, न्यूज़ अपडेट वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। यह वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो अमाशय, क्षुद्रांत और विद्रांत। तो इसे क्षुद्रांत को ही कहते हैं छोटी आंत। देखिए भाषा का गलत इस्तेमाल है ताकि एग्जामिनर आपको बौखा सके। ये है बड़ी आंत। तो आपको भी पता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि मानव आहार नलिका में निम्नलिखित में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो वो है छोटी आंत। कौन सी आंत? तो छोटी आंत। जानबूझ के एग्जामिनर आपको पागल करेगा ताकि आप कम अंक लाए, लेकिन आप तैयार रहिए हर परिस्थिति से निपटने के लिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशंस, म्यूटेंट होना। तो बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि जब आप किसी भी प्रोडक्शन से नया प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, जैसे आप एक वाइट पेपर लीजिए, साइन करते चलिए, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जब साइन करेंगे तो पाएंगे कि ऊपर का सिग्नेचर और सबसे नीचे का सिग्नेचर में डिफरेंट है। इसे कहते हैं उत्परिवर्तन, यानी परिवर्तन होते होते कुछ नया बन जाना। जैसे कोरोना में हुआ, देखे शुरू में कोरोना वायरस आया तो कुछ अलग वेरिएंट से आया, बाद में डेल्टा वेरिएंट आ गया, ओमिकोमियो वेरिएंट आ गया, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ओमनिकोरियम वेरिएंट था। तो उत्परिवर्तन वो चीज़ होता है जिससे धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं। जैसे आज के हमारे इंडिया में या कहीं भी देखिए, पहले बच्चे बहुत काले होते थे, धीरे धीरे गोरे सुंदर होने लगे। पहले मनुष्य का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी पहले नॉर्मल था। हम लोग चिंपैंजी से बंदर हुए, बंदर से मानव बने। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट चलता है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा। तो सबसे पहला जवाब यही होगा कि पहले मुर्गी आया, और इस बात को समझाया किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत से ये बात समझाया जा सकता है कि कोई भी एक जीव है, रिप्रोडक्शन होते हुए उसमें कुछ चेंज आया, फिर उसमें उस चेंज के कारण अगले जीव में चेंज आया, फिर अगले जीव में चेंज आते वो सारा चेंजिंग आया और फिर एक नया जीव बन गया। तो ह्यूगो डी ब्रिज साहब ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। क्लियर? आगे समझते हैं। लासिका एक तरल उत्तक है, बिल्कुल, जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होती है? तो लासिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश है? प्लाज्मा के सदृश होता है, प्लाज्मा के जैसा दिखता है। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों के हृदय में स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? स्तनधारियों के हृदय में, हृदय पंप जब होता है स्तनधारी का तो उसमें वृद्धि करता है। तो एड्रिलिन जो हार्मोन है वो काफ़ी हृदय के गति को कंट्रोल करता है, तो उसकी वृद्धि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए, यानी क्वेश्चन 42 कहता है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? तो 6 मांसपेशियां होती है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए। जो हमारी आंख होती है तो उसमें आंख में ये नेत्र गोलक यहाँ पर रहता है, यहाँ 3 इधर रहता है, 6। यही आंख जो हमारा लेंस होता है, इस लेंस को खींच करके बड़ा और छोटा करता है, क्योंकि हमारा आंख में तो दूर भी दिखता है और नज़दीक भी दिखता है। इसका मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दूर देखने के उत्तल और नज़दीक देखने के लिए अवतल चाहिए, लेकिन आंख में तो एक ही लेंस लगा हुआ है, वो भी उत्तल लेंस। तो ये मांसपेशियां जो है
सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं इसको, यही खींच के बड़ा करता है और छोटा करता है, जिस वजह से हम दूर और नज़दीक देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ गया है मैथ का सवाल, और मैं मैथ के सवाल में सिर्फ आंसर बता के आपको आगे निकल जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप बना करके आंसर मिला लीजिएगा। 43 का सी है सही जवाब, तो आप देख लीजिएगा। 44 का डी है और 45 का ए जवाब है सही। आगे बढ़ते हैं, आप मिला लिख लीजिए और फिर आप बनाते रहिएगा वीडियो पॉज करके और मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है। 46 का ए है और 47 का बी है सही जवाब, तो आप उसको जरूर मिला लीजिएगा। 5 से 7 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन मैंने भी यहाँ दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 48 का बी है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जीएस का सवाल देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मैं पूरा 100 सवाल करा रहा हूँ, तो उसमें जो मैथ्स जो रीजनिंग है, जो हिंदी है, उसका ज़्यादातर का हम क्वेश्चन का आंसर दे करके आपको दे देंगे, आप उसको हल करिएगा। और जीएस जनरल स्टडी, चूँकि हमारा चैनल जीएस एकेडमी से रिलेटेड है, तो जीएस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, और कोई भूल चूक है तो माफ़ करिएगा। 49 का सी है सही जवाब, और 50 क्वेश्चन का 50 का बी सही जवाब है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का सी है और 52 नंबर का ए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है। नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो नील्स बोर साहब जो थे उन्होंने मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी लिया। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। उस क्वांटम सिद्धांत में यही कहा था कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो पैकेट के रूप में आता है और वो फोटॉन है। फोटॉन यानी कि डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 है, पैकेट है डॉट डॉट, लेकिन यही डॉट 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 जब एक साथ हो जाती है तो वो एक रेखा बन जाती है, एक रेखा बन जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाले जैविक रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? यानी कि जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज सोरेनसन ने किया था कि कोई भी तत्व अम्लीय है या क्षारीय है, इसके बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि जो मनुष्य हैं और जो पशु हैं, उनके शरीर में होने वाले रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने होते हैं? यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है बी, 7 से लेकर के 7.8 तक। ओके, मनुष्य और पशुओं के बीच। अगला है 55। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? तो वायु एक गैस है, आयोडीन एक क्या है? ठोस है, एक तत्व है, पदार्थ है। तो गैसों में ठोस का विलयन, तो 55 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। सही मिलान करिए। सही मिलान कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा ये अयस्क है, ये तत्व है। तो अयस्क क्या है? सिरुसाइट। तो जो सिरुसाइट है भाई साहब, वो क्या है? तो सिरुसाइट जो है ये है सीसा, एक का सी। उसके बाद केसीटेराइट क्या है? तो केसीटेराइट भाई साहब ये है टीन। बोलिए, टीन तत्व है, अयस्क किसका है? केसीटेराइट। अब पायरोलूसाइट क्या है? तो पायरीलूसाइट है, ये है मैग्नीज। और स्टीबनाइट है, ये है एंटीमनी। उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तांबा का उत्पादन हो, तांबा का उपयोग होता है। 58। औद्योगिक पैमाने पर ब्रंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो ब्रंजक चूर्ण का जो उत्पादन है वो किस विधि से होता है, ये पूछ रहा है। तो हेस्लन क्लेबर विधि सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्लाइड को और लेते हैं आगे का सवाल। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ये जरूर देखिएगा, वो एग्जाम में नहीं है पूछता जरूर है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा है सही है, आप मार देंगे, लेकिन सही नहीं है ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, तो कई सवाल गलत हो जाते हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो कौन क्या नहीं है? तो ऑप्शन हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही बात है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, ये गलत बात है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये जान लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसलिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव है तो निगेटिव जवाब दीजिए। ओके,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सीधी सीधी केमिस्ट्री का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो 92 है। ये काफ़ी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़े होंगे जिसकी खोज मोस्ले ने करी, जबकि पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल की खोज करी थी मेंडलीफ ने। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो रचना है वो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मोस्ले को। प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो है 92 और उसके बाद टोटल कितने हैं? 118 से भी अधिक है। तो हमने वो बनाए, तो मानव द्वारा बनाए हुआ है। क्लियर है? वो जो 118 तत्व हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप देखेंगे टेबल जो आती है तो लगभग 118 तत्व होते हैं, लेकिन 92 हमारे पास नेचर में पाया जाता है और नेचर से जो 92 है उसी में से क्रॉस कर करके हम और भी तत्व बनाए अपने यूज के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बॉन्टेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आपको पता है जो केप ऑफ गुड होप है जो साउथ अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है जहां पर सबसे पहले पहुंचा था वास्को डिगामा से भी पहले पहुंचा था। कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन हमसे सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि सुमात्रा तथा बॉन्टेन कौन पहुंचा था। तो सवाल को थोड़ा घुमाया गया। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन पहुंचा था। कौन पहुंचा था? कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, 1956 में पहुंचा था। क्लियर है? आगे बढ़ते। सॉरी मिस्टेक हो गया। 15 यानी कि 1596 में पहुंचा था, 1596। अच्छा, वास्को डिगामा तो भारत पहुंचा था 1498 में। क्लियर है? फ्रांसिस डी अल्मेडा तो ये तो गवर्नर था, ठीक है, पुर्तगाल का, जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। निकोलो कांटी ये तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थे। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बॉन्टेन पहुंचने वाला जो प्रथम डच नागरिक था वो था कार्नेलिस डी हाउटमैन। और भारत पहुंचा था वास्को डिगामा। और केप ऑफ गुड होप कोई नाम दिया पहली बार पहुंचा था बार्थोलोमियो डियाज। आगे बढ़ते। किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो जो रेल का जो बजट था वो आम बजट के साथ ही पहले आता था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि जो रेल है वो उसकी अपनी व्यवस्था है, अपनी चीजें हैं। तो रेल व्यवस्था को अलग किया, रेल बजट को एकवर्थ आयोग ने, आयोग के आधार पर। कौन सा आयोग? एकवर्थ आयोग। 1924 में रेल बजट को एकवर्थ आयोग के आधार पर अलग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था दोस्तों? तो वो था कैपेबल। कौन था? कैपेबल। ओके, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ज्यूरी अधिनियम, ठीक है, राजाराम मोहन राय इन्होंने काफी विरोध किया था। ये सारे के सारे भारत के समाज सुधारक रहे हैं राजाराम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही पाश्चात्य शिक्षा की समर्थन भी किया था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है या मॉडर्न शिक्षा है वो जरूर देनी चाहिए सबको। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा पर स्थित नगर क्या है? तो पूर्वी सीमा की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है तो वो पूर्वी सीमा है आपका आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूर्वी सीमा। तो क्वेश्चन नंबर सी आलमगीरपुर, जो दिल्ली यूपी के आसपास हुआ करता था उस समय, आलमगीरपुर। मांडा, दायमाबाद, सुतकांगाड़, तो ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? पश्चिमी क्षेत्र। और महाराष्ट्र का दायमाबाद ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र। और उत्तरी क्षेत्र क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में जो है मांडा है, ये उत्तरी क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या है? तो बौद्ध संघ की कार्मिक अवस्था में जो प्रणाली है वो है उपसंपदा, सरमन और भिक्षु। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है बल्लाल चरित्र के रचनाकार कौन है? बल्लाल चरित्र के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी आनंद भट्ट। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। शेरशाह सूरी के भू राजस्व, क्वेश्चन नंबर 69,
शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहसिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। जरीबाना, जरीब करीब अभी जो अमीन लोग इस्तेमाल करते हैं, ये शेरशाह सूरी ने चालू किया था। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, 2.5% तथा 5%। तो जरीबाना कितना? 2.5 और मुहसिलाना 5। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो भैया ये सब ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो बिहार में ही हुई थी। क्लियर हो? कहाँ हुई थी? बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? तो 36 सदस्य चुने गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, तो उसमें से 36 लोग चुने गए थे। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? ये वर्ल्ड हिस्ट्री सा क्वेश्चन है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। काउंटर काबूर, इटली के एकीकरण में काउंटर काबूर का बड़ा हाथ था। मेजनी साहब तो थे ही, लेकिन काउंटर काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाया था। पेशे से एक नाविक थे। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आगे बढ़ते, भारत से उपबंध पाराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड सरका। देखिए, जब आप वर्ल्ड नक्शा देखेंगे तो अफ्रीका के आसपास भारत है, पहले था, लेकिन मेडागास्कर द्वीप भारत का हिस्सा था, भारत के साथ ही टूटा था अफ्रीका महाद्वीप से, लेकिन रास्ते में छूट गया, तो वो ऐसे ही यहाँ पर है, और फिर इंडिया आपका यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो दक्षिण का क्षेत्र है वो था अफ्रीका, और यहाँ से मेडागास्कर द्वीप, और फिर इंडिया ऊपर सरक गया, यानी उत्तरी भाग में सरक गया। तो कहाँ सरका? तो उत्तर की ओर सरक गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, भारत के किस राज्य में बोडो चिली नामक तूफान चलते हैं? भाई साहब, बोडो चिली तूफान समझिए। वैसे तो ये असम में चलते हैं, बोडो चिली। काल वैसाखी कहाँ चलते हैं पता है दोस्तों? ये चलते हैं पश्चिम बंगाल में, है ना। काल वैसाखी असम में बैसाख के महीने में जो चलती है वो है बोडो चिली। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस मृदा परिच्छेदिका स्तर पर, जमीनी स्तर पर ह्यूमस का जैविक समग्र प्रचुरता आदि होती है? तो देखिए, जो भूमि है, जो हमारा मिट्टी है, उसमें होराइजन ओ होता है, ओ, ये जो है ये काफ़ी ह्यूमस से भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन स्तर वही होता है, स्तर ओ। उसके बाद होता है ए, उसके बाद बी, सी और फिर आर। इस तरह के स्तर होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई की होगा। आगे बढ़ते हैं। हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो हथनी कुंड परियोजना का संबंध है यमुना नदी जल विवाद से। ओके, पृथ्वी के आयतन की कितना प्रतिशत भाग क्रॉड का है? 15%। ठीक है, क्रॉड मेंटल कोर, जो हमारा पृथ्वी है उसके 3 हिस्से हैं, एक ये कोर है, ये है मेंटल है, ये क्रॉड है, क्रॉड मेंटल कोर 3 हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से होती है? कहवा की जो खेती होती है, कहवा की जो खेती होती है वो पूछ रहा है कहाँ मुख्य रूप से होती है। ओके, तो लैटिन अमेरिका में होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 नंबर, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? भाई साहब, हमसे क्या पूछ रहा है? असत्य पूछा जा रहा है, क्योंकि सत्य पूछना आसान है, लेकिन असत्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो असत्य ये पूछ रहा है, तो असत्य है हमारा ये ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन। ये उत्पादक क्षेत्र क्या है? गलत है, असत्य है। बसरा, किर्को और मोसले इराक में है, ये सही है। बॉस स्टेट, पोर्ट हॉलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। अल्बामा, अरकोसा और कोलोराडो अमेरिका में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, जो कि नेगेटिव पूछा है, गलत पूछा है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो बिहार का एक प्यारा सा जिला है गया, जहाँ सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंडी दोनों पड़ता है। क्या मजेदार जिला है, गर्मी और सर्दी दोनों पड़ता है। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वो हुई 1874 में। कब हुई? 1874। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इंग्लिश।
तो मैं इसका सीधे आंसर बताता हूँ, आप अगर जानकार हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो इसका आंसर है बी। 84 कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन गॉड इज ओमनीपोटेंट, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर सर्वत्र है। तो भाई साहब ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। आगे बढ़ते हैं। 85 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यदि ग्रामर की थोड़ी बहुत जानकारी है तो 3-4 सवाल आ जाते हैं। मैंने भी यहाँ 7-8 सवाल ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सहूलियत हो उस पैटर्न को समझने में। तो 85 का ऑप्शन सी, उसके बाद 86 का है ऑप्शन बी, और 87 का है ऑप्शन ए, और 88 का ऑप्शन है आपका बी, 88 का ऑप्शन है आपका बी। आगे बढ़ते हैं। और 89 का ऑप्शन है बी, और 90 का ऑप्शन है डी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे रीजनिंग है, तो रीजनिंग को जरूर बनाइएगा। रीजनिंग सबसे आसान चीजें होती है। क्वेश्चन ये है 91, आप बना लीजिएगा। 91 का आंसर आपका आएगा ए, तो आप बना लीजिएगा इसको ठीक से ध्यान से। ओके, और आंसर भी मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो जीएस से इतर की चीजें हैं मैं उसे आपको सीधे सौंप रहा हूँ। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हैगा वो हैगा सी, आप जरूर इसको मिला लेंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। 93 उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, आर डी। और जो 94 नंबर है उसका भी होगा आपका ए, यहाँ पर है 94 का भी होगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल ले लेते हैं। अब 95 नंबर जो सवाल है वो निश्चित तौर पर करेंट अफेयर से सवाल है, जो कि 4-5 सवाल करेंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो चलिए 95 नंबर लिखते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा गाय अभ्यारण्य, क्या बनाया जाएगा? गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश यूपी में। ओके, जहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? देखिए समुद्र शक्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समुद्र शक्ति, तो भारत इंडोनेशिया में, भारत इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। भारत इंडोनेशिया में। अगर यही जैसे भारत ब्रिटेन है, तो यदि भारत ब्रिटेन आपसे पूछे तो कोकन 2023 हुआ, कोकन 2023 हुआ भारत ब्रिटेन के बीच। ओके, 2023। उसके बाद वीर गार्जियन 2023 जो भारत जापान के बीच हुआ, वीर गार्जियन। उसके बाद वरुण जो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, वरुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। बिल्कुल। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन सा था? कोई विमान पूछ रहा है थोड़ा सा। C-17 ग्लोबल मास्टर विमान था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, तो कहाँ भूकंप आया ये भी पूछा जा सकता है। मदद किया भारत, ये भी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम था दोस्त। ऑपरेशन का क्या नाम था? दोस्त, दोस्ती निभाने गए थे। ऑपरेशन का नाम दोस्त, विमान था C-17 ग्लोबल मास्टर, देश था तुर्की और सीरिया। घटना थी 6 फरवरी 2023 को। आया क्या था? भूकंप। गई कौन थी? भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन का नाम क्या था? दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। क्या था मर्यादा? तो जितने भी पर्यटक स्थल है जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ, ये सब चीज़ वहाँ पर हैं, तो वहाँ जब देखने जाते हैं लोग तो उसमें थोड़ा पर्यटन स्थलों की जो आदर्शता है उसे बनाए रखिए, स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए, ज़्यादा सोशल मीडिया या वगैरह या हनीमून टाइप का उसको मत बनाइए। इस चीज़ की ख्याल रखने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। तो मर्यादा में रहिए, जैसे कहते हैं ना स्त्रियाँ मर्यादा में रहती है, वही हमें भी मर्यादा में रहने की जरूरत है। अगला सवाल है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो ये रखा है 2047, ऊर्जा @2047। और आखिरी सवाल 100वां सवाल है, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम संस्थान में भारत का कौन सा 2 स्थान शामिल है? वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत का कौन सा 2 स्थान शामिल है? तो वो है लद्दाख और मयूरभंज। ओके, तो टाइम पत्रिका द्वारा सूची जारी किया जाता है और प्रथम स्थान टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका को मिला है। फर्स्ट स्थान जो मिला है अमेरिका USA का एक जगह है फ्लोरिडा, टेम्पा फ्लोरिडा। और ये जो पत्रिका है वो है टाइम पत्रिका।
टाइम मैगजीन्स में छपा है, टाइम पत्रिका। तो ये थे करंट अफेयर के सवाल, 100 सवाल पूरे हुए। यदि अच्छा लग रहा है तो, पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो उसे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं उसे अगले वीडियो में सुधार दूंगा। और अपने सभी बिहार पुलिस से संबंधित दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारा ये जो था, ये तो बिहार पुलिस का दूसरा था सेट, पहला सेट मैं करा चुका हूँ, उसे ज़रूर देखिए। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पर जीएस का संपूर्ण हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी विषयों का पूरा रिवीजन चल रहा है जीएस का। इस वीडियो को भी आप मत मिस कीजिएगा। इसको देखने के बाद आपकी जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग जीएस के सारे विषयों का सेपरेट सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो रहा है। जीएस इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप इसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी मैं ले रहा हूँ, जहाँ आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। और यदि इन सारे चीज़ों का अपडेट आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट आप एक जगह पाइए। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो चलिए आज की सेशन को एंड करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।